नमस्कार, मैं अशोक व्यास और आज रस संवाद का एक नया सिलसिला जो हम ITV पर शुरू कर रहे हैं उसको उत्साह, गति और रचनात्मकता देने के लिए 4 हिंदी से संबंधित ऐसी विभूतियां मेरे साथ हैं जिनका परिचय आपको करवाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जहाँ जहाँ हिंदी साहित्य की चर्चा होती है वहाँ विशेष करके जब न्यूयॉर्क के संदर्भ को लेते हुए आधुनिक उपन्यासकार या आधुनिक कथाकार के रूप में चर्चा आती है तो सुषम बेदी जी का नाम न केवल विश्वविद्यालय के परिसरों तक सीमित रहता है बल्कि अब वो राष्ट्रपति भवन तक भी पहुंचा है और एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित होकर उन्होंने सब न्यूयॉर्क में रहने वाले विशेष हिंदी प्रेमियों का भी गौरव बढ़ाया है। तो सबका परिचय करवाने से पहले सबसे पहले मैं स्वागत जब सुषम बेदी जी का कर रहा हूं तो तालियों की गड़गड़ाहट में अन्य हमारे पैनलिस्ट की भी ध्वनि आपको सुनाई दे। सुषम जी नमस्कार। बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है और उस क्षण की चर्चा हम करेंगे जब आप राष्ट्रपति महोदय से वो सम्मान स्वीकार कर रही थी। मैं बढ़ता हूँ ये बात लेते हुए कि आपने हिंदी पढ़ाने के साथ साथ साहित्य के अपने संबंध को लेकर जो यात्रा की है उसी तरह की यात्रा करने वाले आपके जो सहकर्मी अगर मैं उन्हें कहूँ हिंदी सेवी सीमा खुराना जी येल यूनिवर्सिटी के साथ संबंधित रही हैं, हमारे साथ आज हैं। बहुत धन्यवाद है आपका पधारने के लिए। इस दिशा में न्यू जर्सी से एक जो शख्सियत हमारे साथ हैं, कहानी कविता दोनों में समान रूप से अधिकार रखती हैं, सौम्य स्वभाव की हैं और सरलता के साथ में गूढ़ बातें हम तक अपनी रचनाओं के माध्यम से पहुंचाती हैं। अनिल प्रभात कुमार जी, स्वागत है आपका। हम सभी के अंदर जो एक बाल पना होता है वो रचनात्मकता को जागृत रखने में और साहित्य से स्वयं को और औरों को पोषित करने में विशेष भूमिका निभाता है। तो एक रूप में उनका संबंध ऐसे विषय से रहा है जिसका डिफेंस के साथ संबंध है, तो वहीं उनका जो साहित्य प्रेम है उसको लेते हुए उन्होंने औरों को खूब पढ़ा भी है और स्वयं ने कुछ गढ़ा भी है। स्वदेश राणा जी हमारे साथ हैं। हम लोग जब बात साहित्य की कर रहे हैं और अब जिस तरह आप अपने आप को सोशल मीडिया से परिचित पाते हैं, उससे खिंचता हुआ सा देखते हैं, ऐसे में सचमुच क्या गंभीर साहित्य के लिए हमारे पास कुछ स्थान रह गया है? क्या रसमयता के दृष्टि से साहित्य को कोई नया स्वरूप लेने की आवश्यकता है क्या? इस तरह के सवाल भी साहित्यकारों के मन में आते हैं। बातचीत में हम शुरुआत वहाँ से करते हैं जहाँ मैं सुषम जी से ये जानना चाहता हूँ, आपकी दृष्टि में साहित्य को इंटरेस्टिंग या रसमय बनाने वाली बात आपको क्या लगती है? हम कहानी से प्रारंभ करें। यदि मुझे ये लगता है कि साहित्य जो है वो जीवन की अभिव्यक्ति है, जीवन और उसके आसपास की अभिव्यक्ति, और इसलिए जीवन में सबकी रुचि होती है और जीवन में ही सब कुछ घटता है। तो जो साहित्य है वो दरअसल हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण जीवन के क्षण होते हैं उनको पकड़ता है और उन सब के साथ हमारा नाता होता है, हम सब उसको महसूस करते हैं। और यही बात है कि जो हमारी रस ग्रहण की शक्ति है वो अपने किसी न किसी तरह से जो साहित्य में हम पढ़ते हैं उसके साथ अपने आप को जोड़ करके अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, रेजोनेट करता है वो साहित्य हमारे साथ, तो वो उसको दिलचस्प बनाता है हम सब के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा कहते हैं, पक्ष उजागर किया है सुषम जी ने। जीवन, हम सभी जीवित हैं और जीवन हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, तो जीवन को पकड़ता है साहित्यकार, पर उसकी जो पकड़ है वो हमारी पकड़ के साथ कितना मेल खाती है, कितना नहीं मेल खाती है, उसके आधार पर यह तय हो जाता है कि हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उससे आनंदित होते हैं या नहीं होते हैं। सीमा जी, ये एक चुनौती साहित्यकार के सामने बनी रहती है
आप अगर सुषम जी की किसी रचना को याद करते हुए देखें जहां आपको लगा कि अधिकतर लोग उस रचना में अपने आप को देख पाए होंगे? आपने बहुत दिलचस्प बात कही, क्योंकि सुषम ने अभी ये कहा कि उसमें वो किसी तरह से कुछ देख सकता है, चाहे वो अपने आप को देख सकता है या जीवन की कोई झलक देख सकता है। इसके लिए इसलिए मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि हिंदी डायस्पोरा लिटरेचर जो है उसमें जिन पात्रों की झलक मिलती है वो अंग्रेज़ी में लिखे हुए साहित्य में नहीं मिलती, और इस बात को मैं बहुत सालों से देख रही हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी बात है जो मैं सभी जो हिंदी में लिख रहे हैं उनकी रचनाओं में मैं देखती हूँ। जैसे अनिल की कहानी में स्वदेश ने जो पढ़ा था उनकी, और सुषम की। और सुषम की रचनाओं में से तो जो मेरी वैसे तो बहुत सारी मनपसंद हैं, पर मुझे इनकी अदृश्य लड़की कविता बहुत सुंदर लगती है, जिसमें जिस तरह से उन्होंने एक स्त्री का एक रूप पकड़ा है वो बहुत ज़्यादा दिल को छूने वाला है। ये दिल को छूने वाली जो बात है, और जैसे भाषा के साथ हमारा संबंध है, हमारे संस्कारों का संबंध है, हमारे परिचय का, हमारी अस्मिता का संबंध है, उसको लेते हुए मैं 2-3 वाक्य कवि मन पुस्तक में जो अज्ञेय जी ने कहे हैं उनका आधार लेते हुए फिर अनिल जी की तरफ जाना चाहता हूँ। वो कहते हैं, न हम अपनी भाषा दूसरे से सीख सकते हैं, न दूसरों की भाषा में हम अपने को पहचान सकते हैं। अपनी भाषा सीख और अपने को पहचान कर फिर हमें दूसरों की भाषाएं भी सीखनी चाहिए, उनका भी ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, उनके सारे अपना शोध भी करना चाहिए। तो अपनी भाषा से अपनी पहचान करने की दिशा में एक लेखक के रूप में अनिल जी, जब आप अपनी रचनाओं के लिए विषय की तरफ आकर्षित होती रही हैं, तो उसमें कुछ ऐसे विषय रहे हैं जो बिल्कुल अनछुए से विषय रहे हैं, जिसके संवेदना का एक ऐसा गलियारा है जहाँ ऐसा लगता है कि और लोगों की पहुंच है ही नहीं। आपने ऐसे कुछ स्थलों को छुआ है, उनको प्रकट किया है। उसको प्रकट करते समय ये जो रसमयता का प्रश्न है वो भी क्या आपके साथ बना रहता है? बिल्कुल बना रहता है, क्योंकि मेरी पहले संग्रह की कहानियों में संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा थी, वो हृदय से निकली और वैसे ही लिखी गई, तो उनकी भाषा भी काव्यात्मकता लिए हुए थी। उसके बाद जो मैंने दूसरे संग्रह की तैयारी कर रही हूँ, कहानियाँ लिख रही हूँ, वो कुछ जीवन के कठोर यथार्थ की कहानियाँ हैं। अभी जैसे बाद में बताऊँगी आपको, मैंने एक कहानी लिखी अभी, बिल्कुल अभी, उसकी दुनिया। उस कहानी में संवेदनाहीनता की कहानी है कि किस प्रकार से संवेदनता मर रही है, और वो अमेरिका की कहानी लिखी है। और उस समय जब आप इस तरह की कोई कहानी लिखते हैं तो वो भाषा एकदम बदल गई, वो रसमयता रही ही नहीं, क्योंकि वो विषय के आधार पर थी। तो विषय को देखते हुए भी वो भाषा चलती है, रसमयता चलती है। तो मुझे लगता है कि भाषा और विषय दोनों साथ साथ चलते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब कोई नई ज़मीन करूं, जिसे कहते हैं तोड़ूं, या कोई नया विषय लूं, कोई नया एक्सपेरिमेंट करूं, और ऐसा हो जाता है, पर लिखने के बाद कुछ लगता है इसमें वो संवेदनता नहीं है जो फलां कहानी में थी, तो ये विषय ऐसा नहीं था। तो वो दोनों साथ साथ चलते हैं, उसी तरह से होते हैं। सोनी जी, यही सवाल आपकी तरफ, थोड़ा सा और इसको व्यापक ढंग से देखें। अब जिस तरह से तरह तरह के माध्यम पाठकों को खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पठनीयता की दृष्टि से पहले से कुछ कमी आ गई है। आप इससे सहमत हैं कि नहीं? दूसरा, अगर ये चुनौती लेखक के सामने है कि उसकी रचना को पढ़ने वाला उसमें डूब सके, उससे आनंदित हो सके, तो उसके दबाव को उसको अपने साथ रखना चाहिए, या ये उसकी रचनात्मकता में, उसकी अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है? तो इन दोनों में संतुलन की चुनौती के बारे में आपने दोनों जो मुद्दे उठाए हैं, और मैं इस बात से खुश हूँ कि यू आस्क्ड मी टू टेक ए ब्रॉडर व्यू, और पठनीयता की बात कही और लेखन की बात कही। तो अगर साहित्य को, हिंदी साहित्य को नहीं, किसी भी साहित्य को रुचिकर कैसे बनाते हैं, किसके लिए? पढ़ने वाले के लिए, लिखने वाले के लिए, आलोचक के लिए, या इन सब से अलग जिसे हम क्लासिक्स कहते हैं उनके लिए? तो उम्मीद तो शायद हर लेखक को यही होती है कि न सिर्फ
ऐसी कहानी लिखे जिस पे बीच पे बैठ के लोग पढ़ लें उसको, या गाड़ी में चलते हुए पढ़ लें, लेकिन कोई ऐसी कहानी लिखें कि पढ़ने वाले को इंतज़ार रहे कि अगली बार ये क्या लिखने वाले हैं। या कोई ऐसी कहानी लिखें जिसका समय और काल से कोई संबंध ना रहे और वो एक क्लासिक हो जाए। या कोई ऐसी कहानी लिखें जो कि क्लासिक नहीं हुई लेकिन ग्रेट हो गई। तो लिटरेचर कुड बी एनी वन ऑफ दोज थिंग। और अगर मेरे से आप सवाल करेंगे तो मैं इस अदबी महफिल में एक मेहमान की तरह हैसियत से हूँ। ये सब लोग साहित्य की बड़ी जानी मानी विभूतियाँ हैं, और कई ऐसी होती हैं किताबें जिनमें कहते हैं इसमें हमें एक्नॉलेज मत करना। शायद मेरी किताब में सुषम एक्नॉलेज होना पसंद ना करे, लेकिन मुझसे लिखवाने की अच्छा, कार्यक्रम थोड़ा सा अनौपचारिक रूप से मैं एक टिप्पणी कर दूं। कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले कुछ इस तरह की बात मुझे समझ में आई कि अमुक बात कही जाती है तो उसका अर्थ होता है फिशिंग फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। तो अब हम सबका एक कर्तव्य है कि हम कहें आप बहुत अच्छा लिखती है, तो ये कर्तव्य निर्वहन करते हैं। आप बात आपका जारी बहुत रखें। बहुत शुक्रिया। लेकिन हकीकत ये है कि मैं तो स्ट्रेटेजिक अफेयर हथियारों के साथ डील करने वाली औरत हूँ, और सुषम से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है। और एक कहा कि इतना बोलती रहती है, लिखती क्यों नहीं? तो फिर मैंने लिखना जो शुरू किया। लेकिन जहाँ तक मेरे लेखन का सवाल है, मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि मेरे किरदार जो हैं वो मुझे मजबूर कर देते हैं उनके बारे में लिखने के लिए। को मेरा जैसे दिमाग खटखटाते रहते हैं कि लिख लिख लिख। और फिर जब मैं लिखना शुरू करती हूँ तो फिर कलम के और मेरे बीच में सिर्फ एक टाइपिस्ट का रिश्ता रह जाता है। उससे अर्थ हुआ कि अंदर कुछ पक गया है, अब जैसे फल पक गया है उसको गिरना है। तो एक रचना का स्वरूप ऐसा है कि वो बाहर आने से पहले ही पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी है भीतर। आपकी रचनाएं दोनों तरह की रही होंगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उपन्यास की जो पकने की प्रक्रिया है वो उसके अभिव्यक्त होने के साथ साथ भी चलती रहती होगी। यानी एक तारतम्य रहता है कि आप लिख भी रहे हैं, वो गढ़ा भी जा रहा है। ऐसा एक बात निर्मल वर्मा जी की लेते हुए मैं आपकी तरफ बढ़ूँ। वो कहते हैं कि मनुष्य का आत्मनिर्वासन विशेष रूप से आधुनिक बोध की देन है। तो ये जो आधुनिकता का बोध है वो आत्मनिर्वासन की तरफ ले जा रहा है, उसको लेके आपको फिर से जुड़ना है, फिर से जीवन को सहेजना है। तो वो कार्य करने वाला जो संवेदनशील मन है, उससे अगर मैं पाठक के रूप में ये अपेक्षित करूं कि ये मेरा भी ध्यान रखे कि ये मुझे भी इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, ऐसा लगता है ये फॉरगिव मी टू से दिस, एक स्तर पर लगता है ये वल्गर है, क्योंकि वो एक सैंक्टिटी है उसकी लिखने की, जैसे भी लिखे। नहीं 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 नहीं, वो सोच के नहीं लिखता वो कि ये पाठक को अच्छा लगे ना। वो वही लिखता है जो उसके मन में उसे परेशान कर रहा होता है, उस पक रहा होता है, जो भी कह लीजिए। और बात यह है कि जैसे लेखक एक इंसान है, वैसे ही उसकी रचना को पढ़ने वाले भी इंसान हैं। तो जो इंसान की आंतरिक अनुभूतियाँ होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, अगर वो ईमानदारी से उनको अभिव्यक्त करता है तो वो दूसरे इंसान को अपने आप छू जाती हैं। तो इसके लिए लेखक को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता अलग से। जो कुछ होता है वो एक तरह से सहज ही होता है। और हम ये बात निर्मल वर्मा और उन सबके लेखन में महसूस करते हैं। और दूसरी बात, जो आत्मनिर्वासन की बात आपने कही थी, तो उसके बारे में मैं ये कहूँगी कि मुझे ये लगता है कि एक तरह से जो लेखन है वो अपने आप से फिर से जुड़ने का, अपने आप को तलाशने का मौका देता है। तो मेरे लिए लेखन का सफ़र एक तरह से अपने आप को खोजने का भी है। और जब आदमी अपनी खोज करता है तो उस खोज में अपने आप ही औरों की खोज भी जुड़ जाती है, या उनको महसूस होता है कि ऐसी चीज़ें उन्होंने भी महसूस की लेकिन कभी कहा नहीं। तो एक तरह से जो अनकही चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम
जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक बार मैं लौटना उपन्यास से कुछ पढ़ रही थी, एक रीडिंग दे रही थी, तो वहाँ पे कुछ इंजीनियर लोग वगैरह बैठे हुए थे, सत्यु वगैरह जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आप इतनी परेशानी की बात कर रही हैं, उसके कष्ट की बात कर रही हैं, लेकिन अब तो प्लेन पकड़ो तो आदमी पहुंच जाता है, और उसमें इतनी क्या बड़ी बात है कि वो लौट नहीं सकती या लौट, जो भी उसके अंदर का द्वंद्व है। तो उस पर मतलब और ही मुझे कुछ नहीं कहना पड़ा था, मुझसे पहले ही पूरी की जनता जो वहाँ बैठे हुए थे लोग, वो सब एकदम झड़प पड़े। और मैं भी वही करता तो यही बात है कि जिन चीज़ों को हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भूल चुके होते हैं, वो चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो वो एक तरह से हमारा भी अपने आप से जुड़ना होता है, जो हम भूल चुके होते हैं। ये अपने आप से जुड़ने वाली जो बात है वो एक स्तर पर एक दार्शनिक सा प्रश्न है। दर्शन, संस्कृति, साहित्य सब मिले जुले हैं, और रस जो है उसके बिना जीवन है ही नहीं, क्योंकि जिह्वा पर भी स्वाद आता है तो रसमयता है जीभ की जो आपको स्वाद तक ले जाती है। तो कहीं ना कहीं पाठक के अंदर थोड़ा सा रस ग्राह्यता होनी चाहिए, पर अगर बिल्कुल ही नहीं है तो वो कुछ पढ़ेगा ही नहीं, ऐसा कहना मुझे लगता है बहुत से लोग हैं जो नहीं पढ़ते। हाँ, वो कहते हैं किताबें तो मैं तो पढ़ता ही नहीं, कई लोग ऐसे। तो ये कार्यक्रम शायद आपके लिए उतना ज़्यादा रोचक नहीं हो, पर सीमा जी जो लोग पढ़ने वाले हैं उनकी तरफ से देखें, और जो आपका पढ़ने का क्रम रहा है उसको लेते हुए आपने सुषम जी को बहुत पढ़ा, इसलिए मैं सुषम जी से संबंधित एक सवाल आपसे यूं करना चाहता हूं कि जो अपने आप को जानने का एक माध्यम है लेखन, उसको बनाए रखने के लिए एक विशेष साहस की आवश्यकता होती है, एक गहरी आश्वस्ति की आवश्यकता होती है। उस दृष्टि से आपको क्या लगता है, इनकी प्रारंभिक रचनाओं से लेके जो बाद में रचनाएं हैं, आपको लगता है कुछ परिवर्तन उनके पात्रों में ऐसा लगता है जो जीवन के अलग स्वरूप को दिखाता है? इसके बारे में बहुत ज़्यादा लगता है। आपके पास कितना समय है, मैं इसके बारे में बोल 4 सकती हैं? बिल्कुल दिखाता है, और आई थिंक कोई भी जो लिख रहे हैं उनकी रचनाओं में हम ये देख सकते हैं कि ये उनके किस समय के। इनफैक्ट अपनी भी रचनाओं में मैं जब जाती हूँ तो कहती हूँ अच्छा ये तो 1900 में मेरे कॉलेज डेट की कविता थी, तो देखो अब की कविता में मैं जो लिख रही हूँ कितना अलग है। सुषम की भी कहानियों में हम ये सब मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है, और उनके मुझे जो दिलचस्प बात ये लगती है कि सुषम बेझिझक बहुत एक्सपेरिमेंट करती हैं अपनी लिखने में, अपने लेखन में। जैसे हवन जैसी जो उनका पहला उपन्यास है, जो शायद सभी हमारे, अगर हम हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हैं और डायस्पोरा लिटरेचर पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हवन पूरा उपन्यास और उसका अंश आता है। लेकिन मेरे एक विद्यार्थी ने हवन पढ़ के कहा था कि ये सुषम जी ने ऐसा उपन्यास क्यों लिखा है, इसको पढ़ के तो मुझे लगता है कि मुझे अमेरिका में कभी रहना ही नहीं चाहिए, चले जाना चाहिए। इन्होंने मगिंग और होमोसेक्सुअलिटी और सारे विषयों को एक पतले से उपन्यास में पकड़ लिया। अगर उसी की तुलना में उनके एक और उपन्यास से करूं, जैसे नवाभूमि की रस कथा, तो जैसे हवन में अगर हम पात्र देखेंगे तो शायद 50 लोग हमको चाहिए, और अगर हम नवाभूमि की रस कथा देखेंगे तो सिर्फ 3 पात्रों में उन्होंने पूरी इतना बड़ा कहानी लिख दिया। और उसमें कोई उनकी जो उसके प्लॉट में कुछ ऐसा नहीं है कि क्यों ऐसे नहीं हो रहा, क्यों इनमें दुख है, लेकिन वो इतनी अंतर्द्वंद की, जैसे निर्मल वर्मा की या वर्जीनिया वुल्फ की कहानियाँ हैं, वो इतनी ज़्यादा इंटरनलाइज्ड हैं। तो इसे मैं सोचूंगी ये लेखक का विकास है या एज ए पढ़ने वाले का विकास है, कि मुझे अब वो वाला उपन्यास मुझे ज़्यादा छूता है। हालांकि मैं हवन को डिसमिस नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए वो उपन्यास अचानक से एक वैसे आ गया। तो मुझे मालूम नहीं आपका जवाब दिया मैंने। थोड़ा सा आपने थोड़ा ही दे सकती थी आप, लेकिन जो बात आपने कही उससे लेकर जो प्रारंभ में सुषम जी ने कहा उससे जोड़ कर देखें तो जीवन को जानने की जो एक कोशिश है
उसमें जीवन इतना विस्तृत है, इतने सारे आयाम, तो एक लेखक की रचनात्मकता की परिपक्वता का एक परिचय हमें इससे मिलता है कि जिस तरह के संदर्भ, जिस तरह की अनुभूतियों की श्रृंखला को उन्होंने एक रचना विशेष में संजोया है, तो वहाँ का पूरा परिवेश उस तरह का पाठक तक पहुँचता है। तो दूसरी रचना, जैसे अगर बहुत संक्षेप में मैं कहूँ तो नवा भौम की रसकथा में जो मन की संवेदनशील करवटें हैं, उसकी जो सूक्ष्म स्तर पर जो बारीकियां हैं, उसको उन्होंने बड़े धैर्य के साथ में प्रस्तुत किया। तो एक और रचना होगी जिसमें बहुत सारी घटनाएं हैं, तो घटना की गति है उसमें, तो उसका जो शब्द का प्रवाह है वो भी अलग है, इसका शब्द प्रवाह भी अलग है। एक और बात कहते हुए मैं अनिल जी की तरफ आना चाहता हूँ, कुछ रचनाएं पढ़ते हुए जो आपकी रचनाओं में भी, सुषम जी की रचनाओं में भी, और ऐसा लगता है कि जो एक कश्मकश है जीवन की, विशेष करके हम यहाँ रह रहे हैं तो भारत से बाहर आने के बाद हमारे जीवन में जो स्थितियाँ हैं, जो विसंगतियाँ हैं, उनको इस तरह से रचना हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि ऐसा लगता है एक आंसुओं का सैलाब सा है जो बहने को है और बहता बहता भी ठहरा हुआ है। जैसे उनकी एक कहानी मुझे याद आती है जिसमें ये संदर्भ था कि दोस्त अपने एक दोस्त की अंतिम संस्कार में जाते हैं, और वो क्योंकि क्रॉस कल्चरल रिलेशन रहे हैं तो अंतिम समय में उसके मन में आता है कि ये भगवत गीता का 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, हालांकि वहाँ सब सुनने वाले सफेद अफसान है। हाँ, तो वहाँ पर आप एकदम चौंक जाते हैं कि क्योंकि ऐसी स्थिति हमारे आसपास कहीं भी हो सकती है। इसी तरह से कुछ पात्र आपकी कहानियों के ऐसे रहे जिनमें ऐसा लगता है कि यहाँ कितना सारा आंसू का एक तालाब है, एक नदी है, ऐसे ठहरी हुई है, और एक तरह से कुछ खुलता है हमारे सामने जीवन के बारे में। तो ये वाली जो एक कुशलता है, इसको आप क्या कहेंगे, ये सजग रूप से पाठक तक पहुंचाने की बात मन में आती है, या जैसे हम अक्सर कहते हैं कि भाई इट हैपेंड टू मी? लेखक की सफलता यही है जिसको मैं कहूँगी कि आपका उसके ऊपर कितना नियंत्रण रहता है, कि अगर आप बह जाते हैं, कुछ भी लिखते तो रचना अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए वो एक आपका नियंत्रण, उसका संयम जो है लेखक का, उस रचना को अच्छा बनाता है। आप कहना भी चाहते हैं, लेकिन जो आपने बोला ना कि आंसू रोक कर पलकों तक ठहर जाए, लुढ़के नहीं, वो जो एक बात अगर आ पाती है आपके लिखने में तो बहुत अच्छी बात है। ये पाठक तय करते हैं, लेखक नहीं। पर अगर लेखक लिखता है तो खुद भोगता है पहले उस दर्द को, जैसे कि आप सुनते उस स्थिति से गुजरता है, उस तकलीफ से उभरता है। पर जब आप लिखने लगते हैं, उसको कागज़ पर उतारते हैं और लिख लिया आपने, तो आप देखते हैं कहीं बहक तो नहीं गया। जो पाठक खुद समझ जाए, आपके बिना कहे, वो रचना को एक श्रेष्ठ रचना बनाता है। इसी तरह से कोई भी रचना जिसको हम अच्छी रचना कहते हैं, उसमें एक पाठक रचना पढ़ रहा है। मैंने कुछ दिन पहले ये बात कही, तो वो देखता है उसमें वो पाठक तो है ही, वो उसमें लेखक के जगह पर भी जाकर देखता है कि लेखक ने ये कहानी कैसे लिखी होगी, कहाँ वो पहुँचा होगा। और फिर उसके अंदर एक तीसरा व्यक्ति होता है, आलोचक। तो ये सबका जब संयम होता है, मैंने अभी पिछले कुछ दिनों बहुत अच्छी कुछ कहानियाँ पढ़ी, भारत की थी, और कहानी से मैं बहाव में थी, और उसके बाद मैं ये सोच रही थी कि ये लेखिका ने लिखी कैसे होगी, ये कहानी किस दौर से वो गुजरी होगी। और फिर आप आलोचक बनकर देखते हैं, या भी नई कहानी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी भारत से, कि पलायन नहीं है, जीवन की जो समस्याएं हैं, जो उनसे पलायन को उसे कर्मठता में बदला है। किरण, मैं नाम ही बता देती हूँ, किरण सिंह की कहानी है ड्रॉप द पीक। वो लगता है पर्वतारोहण की कहानी है, दो लोग पर्वतारोहण पर जा रहे हैं माउंट एवरेस्ट पर ये सिर्फ एक बाहरी ढांचा है, एक परत है, और वो सारा कुछ पर्वतारोहण के बारे में है, पर वो नहीं है, वो उन दोनों की भीतरी यात्रा भी है। किस तरह से किस समाज को नकारते हुए वो उस संघर्ष में जा रहे हैं अपने को खोजने के लिए। बहुत ही उम्दा कहानी थी। और मेरी किरण से बात भी हुई कि तुमने ये कहानी लिखी कैसे? कहते हैं मैंने अनुसंधान किया काफ़ी, पर ये कहानी जो पाठक थे वो उसके मन में थे, तो उसने उनको वो एक जामा पहना दिया, कहानी के लिए एक
पृष्ठभूमि भी तो चाहिए होती है ना उसके मंचन के लिए, को पर्वतारोहण के लिए जा रहे हैं। पर इस तरह की 2-3 कहानियाँ मैंने हालांकि पढ़ी हैं, पर बहुत ही बढ़िया कहानी, और वहीं आप दंग रह जाते हैं। और वो कहानी दिमाग में छाई हुई है, मुझे शायद 6 महीने हो गए पढ़े हुए, पूरी तरह याद नहीं, उसको मैं कई बार और भी पढ़ सकती हूँ। तो कहानी में जब आप पाठक पढ़ता है, आप भी उसके साथ साथ पर्वतारोहण पर जा रहे हैं, पर पर्वतारोहण के साथ आपका दिल पसीजता है कि वो लोग किन स्थितियों में आए हैं, लेकिन आप रोते नहीं हैं, और कहानी पढ़ने के बाद आप बंद हो गए जो बैठे हैं। ये होता है कहानी का प्रभाव, जो इस कहानी को अच्छी कहानी बनाता है।